नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, गेम थ्योरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। सरल व्यूहरचना और मिश्रित व्यूहरचना से संबंधित सभी बातों को डिस्कस किया जा चुका है। अब आपके लिए अपन कुछ दो प्रॉब्लम अपन आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ नई बात आपको एक प्रॉब्लम में सामने आएगी। जब आपको सीधी खेल मैट्रिक्स नहीं दे करके और गेम मैट्रिक्स बनानी पड़ती है और उसके बाद में उसको अपन सॉल्यूशन करते हैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप। तो जब आपको इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपको दे दी जाए जो पैराग्राफ के रूप में होती है, तो आपको एक मैट्रिक्स कैसे बनानी पड़ती है, तो उसका एक नमूना अपन यहाँ देखते हैं। ये कहता है कि ए और बी एक खेल को खेलते हैं जिसमें प्रत्येक के पास 5 पैसे का, 10 पैसे का और 20 पैसे के सिक्के हैं, और प्रत्येक खिलाड़ी बिना दूसरे की जानकारी एक सिक्के का चुनाव करता है। यदि सिक्कों की राशि का योग अगर विषम होता है तो ए जीतता है बी का सिक्का, और यदि वह अन्यथा यानी अगर सम आता है तो बी ए का सिक्का जीतता है। और प्रत्येक के लिए आपको श्रेष्ठ व्यूहरचना और खेल का मान ज्ञात करना है। तो आपको इस पैराग्राफ से खेल तालिका का निर्माण करना है। इस तालिका का निर्माण करने से पहले एक महत्वपूर्ण नियम जो मैंने आपको बताया था वो मैं रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे कि अपन जानते हैं कि ए खिलाड़ी का यहां मतलब अपन ये कह सकते हैं कि वो पंक्ति खिलाड़ी है, और बी को अपन कह सकते हैं कि वो कॉलम प्लेयर है। तो ए को रो प्लेयर और बी को कॉलम प्लेयर मानते हुए अगर हम इस प्रश्न को हल करना चाहेंगे, इसकी खेल तालिका बनाना चाहेंगे, तो ए जो है वो जब जीतेगा तो मान पॉजिटिव होगा, और बी जब जीतेगा तो मान नेगेटिव होगा। जब इसने कहा कि सिक्कों का जोड़ यदि विषम होता है यानी ओड के रूप में होता है, तो ए बी का सिक्का जीत जाता है। दैट मीन्स जो बी का सिक्का होगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और यदि जोड़ सम आता है तो बी जीत जाता ए का सिक्का। तो यदि दोनों का कॉम्बिनेशन अगर जोड़ जो है वो सम आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी ए के सिक्का जो होता है उसको हम माइनस में लिख देंगे, क्योंकि बी जीत जाएगा। बी जीतेगा कब? जब वैल्यू नेगेटिव होगी। ए कब जीतेगा? जब वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इन बातों को अपने ध्यान में रखते हुए जो है वो हम आगे बढ़ेंगे, और इसके लिए हमारे सामने टेबल ऐसे बनेगी। अब देखिए ये टेबल कैसे बनाई है, हम इसको मैं यहां बता देता हूं आपको। जैसे ए खिलाड़ी के लिए 3 विकल्प हो गए, A1 A2 A3। बी के लिए भी 3 हो गए, B1 B2 B3। चूंकि ए खिलाड़ी के पास भी 5 का सिक्का, 10 का सिक्का और 20 का सिक्का है, और बी के पास भी 5, 10 और 20 के सिक्के हैं। अब मान लीजिए पहली स्थिति यह होती है कि A1 और B1 का कॉम्बिनेशन होता है, यानी A1 चलता है और B1 चाल चलता है। तो A1 के सामने 5 का सिक्का है और B1 के नीचे है वो भी 5 का सिक्का है। जब हम दोनों सिक्कों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना बना? 10। 10 क्या हुआ? सम हुआ। तो कौन जीता? बी जीता, और बी जीता तो वैल्यू आएगी नेगेटिव, राइट। और बी नेगेटिव आएगी तो बी क्या जीतेगा? ए वाला सिक्का जीतेगा। ए का सिक्का कितना? 5, तो वैल्यू हो गई -5। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट अपन देखते हैं A1
B2। A1 B2 की अपन देखेंगे तो A1 का 5 का सिक्का, B2 का 10 का सिक्का, जोड़ हुआ विषम। विषम यानी ओड हुआ। ओड हुआ तो कौन जीता? ए जीता। ए जीता तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और वैल्यू आएगी कितनी? ए जीता, बी का सिक्का जीता, यानी 10 का सिक्का जीत गया ए, तो 10 लिख देंगे, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ए जब जीता तो पॉजिटिव होगा। इसके बाद में A1 B3 का करते हैं तो 5 और 20 25 आता है, तो फिर ए जीतता है और बी का सिक्का है 20 का, तो पॉजिटिव 20 आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा लेते हैं अपन A2 B1 में क्या होगा? 10 का सिक्का, 5 15 का सिक्का, विषम आया तो ए जीता। ए जीता क्या? बी का सिक्का, बी का सिक्का 5, पॉजिटिव 5 आ गया। इसके बाद में A2 B2 जी, A2 B2 का जोड़ हो जाता है 20। 20 होता है सम में बी जीतता है तो नेगेटिव, और ए का सिक्का जीतेगा यानी 10 का, तो -10। और इसी तरीके से B3 के अंदर भी 10 और 20 का जोड़ 30 होता है, ये सम होता है, बी जीतता है, माइनस आएगा और ए वाला सिक्का आएगा माइनस का 10। इसी तरीके से हम A3 का कैलकुलेशन भी से संबंधित रो है उसका भी अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये टेबल आपके 3x3 की टेबल यहां पर डेवलप हो गई। अब हम आगे जो है वो सारे वही स्टेप्स अपनाएंगे जो कि शुरू से हैं। सबसे पहले मिनिमैक्स से हल करेंगे, तो रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा करेंगे। रो मिनिमा के अंदर पहले वाली जो रो है उसका -5 आया, दूसरी का -10 आया और तीसरी का -20 आया। कॉलम मैक्सिमा में 5, 10 और 20 आया। और अब मिनिमा का मैक्सिमा जो होता है -5 होता है और इधर मैक्सिमा का मिनिमा +5 होता है, तो सेम फिगर नहीं आए, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सैडल पॉइंट इज एब्सेंट, एंड इन दैट केस वी हैव टू सॉल्व दिस मैट्रिक्स फॉलोइंग या बाय ऑडोमेट्स मेथड। नाउ वी कम टू ऑडोमेट्स मेथड। और ऑडोमेट्स मेथड के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि टेबल 2x2 की होनी चाहिए। अब इसको 2x2 में कन्वर्ट करने के लिए हम लॉ ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे, प्रभाविता का सिद्धांत लगाएंगे। और प्रभाविता का सिद्धांत में आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले रो ही हटाएं, हम पहले कॉलम को भी हटा सकते हैं। तो जैसी भी स्थिति है हमारे लिए सुविधाजनक होता है। जैसे हमने रो को देखा तो रो के अंदर क्या था कि अगर रो को देखने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं फिर कॉलम को देखने से कर देंगे, कॉलम को हटा देंगे। और फिर किसी को देखने से नहीं होता है तो फिर एवरेज से हटा देंगे। यही तो तरीका अपना अपनाते हैं ना। तो जैसे अब पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों की तुलना करेंगे तो जैसे 5 से, क्योंकि जब पंक्ति हटाएंगे तो छोटे वाले मूल्य हटाते हैं, तो 5 से -5 छोटा है, 10 के बराबर है, लेकिन -10 से 20 बड़ा हो गया, इसलिए पहले दूसरे की तुलना बेकार। पहले दूसरे की तुलना तीसरे की तुलना करेंगे तो 5 से -5 छोटा है, लेकिन फिर 10 से -20 बड़ा हो तो तुलना बेकार है। दूसरे और तीसरे की तुलना करेंगे तो 5 से 5 बराबर है तो ठीक है। फिर -10 से -20 छोटा है, ये भी ठीक है। और फिर -10 से -20 भी छोटा है तो ये भी ठीक है। तो अब अपन A3 को जो है वो एक खिलाड़ी त्याग कर देगा, क्योंकि इसमें A3 की सभी जो प्रविष्टियां हैं वो A2 की तुलना में छोटी या बराबर हैं, इसलिए खिलाड़ी A3 विकल्प का त्याग कर देगा, तो A3 विकल्प उड़ जाएगा। उसके बाद में जो बाकी टेबल बच गई उसमें A1 A2 विकल्प बचेंगे और B1 B2 B3 B के लिए बचेंगे। अब B का देखते हैं। B का जब अपने B1 और B2 को जब वो हटाएगा तो देखेंगे तो बड़े वाला हटाएगा, तो -5 से 10 बड़ा, लेकिन 5 से -10 छोटा हो गया, तुलना बेकार। फिर B1 और B3 की देखते हैं तो -5 से 20 बड़ा है, लेकिन 5 से -10 छोटा है, तो तुलना बेकार। फिर 10 और 20 की तुलना करेंगे, यानी B2 B3 की तुलना करेंगे, 10 से 20 बड़ा है, ठीक है, -10 से -10 बराबर है, -20 बराबर है, इसका मतलब B2 की तुलना में B3 है उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि B3 की सभी प्रविष्टियां या तो इससे बड़ी हैं या नेगेटिव हैं, बड़ी हैं या बराबर हैं।
तो B3 जो अल्टरनेट है उसको हम उठा देंगे। तो अब विकल्प क्या बचा, रो प्लेयर के लिए बच गया A1 और A2 और कॉलम प्लेयर के लिए बच गया B1 और B2। तो इस तरीके से जब बचे तो हमारे सामने टेबल आती है ये B1 B2 और A1 A2। अब चूंकि ये 2/2 की टेबल हो गई, इसलिए अब हम ओडोमेंट्स मेथड से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और ओडोमेंट्स के अंतर वही बात है कि अपन पहली पंक्ति का ओडोमेंट लेंगे तो दूसरी पंक्ति के बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 15 आ गया, फिर दूसरे में भी बड़े में से छोटा माइनस करेंगे पहले वाली पंक्ति का तो ये भी 15 आ गया, और इसी तरीके से इधर आया 20 और 10। जब B1 के नीचे ओडोमेंट आएगा तो B2 के बड़े में से छोटा करेंगे माइनस, यानी 10 में से -10 को माइनस करेंगे तो वो 10 + 10 होके 20 हो जाएगा। और इसी तरीके से ये जो दूसरा है उसके अंदर B1 के बड़े में से छोटा माइनस कर दिया और दोनों ओडोमेंट्स के टोटल 30 आ गया। अब A का जो सॉल्यूशन लिखेंगे तो 15/30 और 15/30, यानी एक के सामने जो ओडोमेंट है वो हम लेकर के टोटल ओडोमेंट्स नीचे लिख देंगे। तो 15/30 15/30 यानी 1/2 और 1/2 आ गया। और तीसरा जो विकल्प इसमें A3 था वो 0 हो जाएगा। ये यहां ध्यान रखें आप, जो विकल्प कट जाता है वो 0 हो जाता है। अगर 20 वाला कट जाता है A2 तो A2 0 करते, A3 को आधा कर देते। तो यहां पर जब इसी तरीके से B का हल करेंगे तो 2/3 और 1/3 यानी 20/30 10/30 का 2/3 और 1/3 आ जाएगा। और तीसरे नंबर का B3 है वो 0 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ गेम अपन जानते ही हैं अच्छी तरह से। वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो टोटल ऑफ ओडोमेंट्स होता है, जैसे प्रत्येक पंक्ति का जो ओडोमेंट होता है उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कोई भी जो स्तंभ की संबंधित वैल्यू है वो हम कर देते हैं। अगर B1 विकल्प की वैल्यू काम लेंगे तो दूसरे वाले के अंदर भी जो है दूसरी पंक्ति में भी अपन B1 ही वैल्यू काम लेते हैं, और अगर B2 को काम में लेते हैं तो दूसरे में भी B2 को ही काम में लेना होता है। तो चलिए साहब हम क्या करते हैं, जो A1 पंक्ति का ओडोमेंट का टोटल है, ओडोमेंट्स है 15, और अब हम जैसे इसमें अपने B2 को ले मान लो तो B2 में 10 था तो 15 × 10 हो गया या 10 × 15 हो गया। फिर इसमें प्लस कर देते हैं दूसरी पंक्ति का तो वो भी क्या हो गया, -10 × 15 हो गया, क्योंकि हमने B2 ही लेंगे इसमें भी तो -10 × 15 हो गया। तो इस तरीके से इसका जोड़ जो आया वो क्या आया, 0 आया। अब 0/30 करेंगे तो आंसर आएगा 0, यानी वैल्यू ऑफ गेम आया 0। तो इस पोजीशन में वैल्यू ऑफ गेम 0 प्राप्त होता है। ये हमारा जो सॉल्यूशन है ये हो गया फाइनल। एक प्रॉब्लम अपन और लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको 4x4 की टेबल है, और इस टेबल के अंदर जब अपन इस टेबल में जब अपन करेंगे इस टेबल को सोल्व, तो इसमें पहले मिनिमैक्स मेथड से हल करेंगे। तो रो मिनिमा और कॉलम मैक्सिमा लिया तो इसके अंतर्गत समय बिंदु नहीं आया, तो इसलिए अपन को प्रभाविता सिद्धांत से इसे 2/2 में बदलेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो सी खिलाड़ी जो है यानी जो कॉलम प्लेयर है उसका विकल्प 4th को वो त्याग कर देगा, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका कारण ये कि 4th का जो विकल्प की सारी एंट्रीज हैं वो सेकंड से बड़ी या बराबर हैं। जैसे सेकंड विकल्प की ये है 10 से 15 बड़ा, 3 से 5 बड़ा, 12 से 14 बड़ा और 8 से 14 बड़ा। तो ये पहली स्थिति हुई जब सी चौथे विकल्प को त्याग कर देगा, तो चौथा विकल्प तो हम इसमें से उड़ा देंगे। इसके बाद में आर खिलाड़ी की बात करेंगे तो आर खिलाड़ी विकल्प फर्स्ट को छोड़ देगा, क्योंकि फर्स्ट की सभी एंट्रीज थर्ड से छोटी हैं। तो जैसे 10 से 8 छोटा है, 12 से 10 छोटा है और 9 से 5 छोटा है। अब आगे वाला चौथा देखना नहीं है क्योंकि चौथा तो हम उड़ा चुके हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। पहले कई बार क्या होता है, हमें कोई जरूरी नहीं है कि रो पहले उड़े, हम सी को भी त्याग सकते हैं। सी खिलाड़ी भी पहले त्याग देगा तो फिर आर वाला देखने से आसान हो जाएगा, औसत नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो इसलिए यहां पर जो फर्स्ट विकल्प की सभी प्रविष्टियां छोटी हैं, चूंकि आर के लिए छोटी वाली हटाएगा आर खिलाड़ी जो है, तो आर कौन से विकल्प को अपनाएगा, आर जो है वो फर्स्ट वाले विकल्प की सभी प्रविष्टियों को उड़ा देगा, यानी त्याग कर देगा। तो 8, 10 और 5 वाली ये पंक्ति उड़ जाएगी। तो अब नीचे क्या बच गया, 6, 3, 7, 10, 12, 6 और 5, 8, 9 बच गया। अब फिर एक एक कॉलम और एक एक पंक्ति फिर शेष रह गई।
अब ये आपके सामने नीचे मैंने इसको उतार दिया है, सी और आर ने दोनों ने एक एक पंक्ति का और कॉलम का त्याग कर दिया। उसके बाद ये स्थिति आपके सामने है। अब यहां पर आर खिलाड़ी जो है वो आर खिलाड़ी अब मान लीजिए ये क्या रहे हैं कि भाई सेकंड विकल्प को त्याग देगा। वो सेकंड विकल्प को क्यों त्याग देगा? क्योंकि इसकी सभी प्रविष्टियां देखने से हमें पता नहीं लगता, लेकिन इसकी थर्ड और फोर्थ के जो विकल्प हैं उनके एवरेज से छोटी या बराबर है। तो एवरेज से छोटी है तो या बराबर भी हो सकती है, तो हम उसको हटा देंगे। तो इसलिए जो अपन देखेंगे तो 10 और 5 15 का एवरेज होता है 7.5, 7.5 से 6 छोटा है, 12 8 20 20 का होता है 10 10 से 3 छोटा है, और 9 6 15 का एवरेज 7.5 होता है, और 7 ऊपर है तो ये भी छोटा है। इसलिए चूंकि सभी जो आर की सेकंड की विकल्प की सभी जो एंट्रीज हैं वो थर्ड और फोर्थ के एवरेज से छोटी हैं, इसलिए हम सेकंड विकल्प का हम ये आर जो खिलाड़ी है वो त्याग कर देगा। इसके बाद में बात सी की आती है। त्याग करने के बाद में जो है वो ये स्थिति आ गई, ये लिख दिया गया आपको, ठीक है कोई बात नहीं है। पहले सी की त्याग करने से पहले ये पोजीशन लिख दी गई है। अब चूंकि सी त्याग करेगा तो आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे मान लीजिए 10 और 12 का एवरेज किया तो कितना, देखने से अगर नहीं होता तो देखने से अगर होता हो तब तो बड़े वाली हटाएगा। तो देखने से तो हो नहीं रहा कि 10 से 12 बड़ा है, लेकिन 5 से 8 बड़ा है, तो हो गया सेकंड विकल्प हो गया, जिसमें एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो चूंकि 10 से 12 बड़ा है, 5 से 8 बड़ा है, तो वो क्या करेगा कि सेकंड विकल्प को उड़ा देगा, क्योंकि फर्स्ट की तुलना में सेकंड की सभी प्रविष्टियां बड़ी या बराबर हैं। तो अब विकल्प बचाएगा फर्स्ट और थर्ड, और थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड और यहां पर औसत से कर लिया। अदरवाइज हम देखने से भी पता लग रहा है ना, औसत की करने की जरूरत नहीं है, इसमें लिख दिया गया है, लेकिन ये औसत की जरूरत ही नहीं थी, हमें देखने से पता लग रहा है कि 10 से 12 बड़ा है और 5 से 8 बड़ा है, तो सेकंड विकल्प को उड़ा देगा। सेकंड विकल्प को उड़ा देगा तो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ जो है वो बच जाएंगे, और ये अब इनके ओडोमेंट्स ले लेगा। यहां मैंने लिखा है ये औसत की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये देखने से ही पता लग रहा है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है वो ये विकल्प बच गए, और अब इनके ओडोमेंट्स लेंगे। तो पहले वाले में 9 - 5 4 आ गया, दूसरे का ओडोमेंट जो है दूसरी पंक्ति का 10 - 6 4 आ गया। इधर से भी देखेंगे तो 9 में से 6 गया, 3 बच गया, और सेकंड जो थर्ड विकल्प का 10 में से 5 गया, 5 बच गया। अब बात आती है उनके हल लिखने की। क्योंकि जब हम आर का हल लिखेंगे तो आर के पास में थर्ड और फोर्थ ऑप्शन थे, दैट मीन्स पहला और सेकंड विकल्प तो 0 0 हो गए भाई। जो विकल्प बचा, इसीलिए साथ साथ लिखना जरूरी होता है कि कौन सा विकल्प बचा। तो थर्ड और फोर्थ तो आर के लिए हो जाएगा, वर्टिकली हल लिखेंगे ना तो 0 0 हो जाएंगे। और थर्ड के सामने देखो आपने 4 है, तो 4/8 का मतलब 1/2 हो गया। फिर फोर्थ के सामने भी 4 है, यानी 4/8 करेंगे तो 1/2 हो गया। तो 0 0 1/2 और 1/2, ये तो आर का हल आया। अब बात आती है सी के हल की। तो सी का हल जब हम लिखेंगे तो सी खिलाड़ी का हल अपन हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, तो सी के फर्स्ट विकल्प के नीचे 3/8 रख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट के नीचे 3 है, तो 3 अपन टोटल ऑफ ओडोमेंट्स 3/8 आ गया। सेकंड विकल्प इसमें है नहीं, आप इस तालिका में देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। थर्ड विकल्प के अंदर अपन लिख देंगे तो 5/8 आ जाएगा। और फोर्थ विकल्प इसमें है नहीं इस फाइनल जो हल तालिका में, इसलिए वो भी 0 हो जाएगा। तो 3/8 0 5/8 और 0, ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब वैल्यू ऑफ गेम, बिल्कुल वैल्यू ऑफ गेम के अंदर अपन वही तरीका अपना लेंगे। जैसे अपन अगर कॉलम में थर्ड कॉलम कोई ले रहे हैं तो थर्ड कॉलम की एंट्रीज को अपन ओडोमेंट्स के प्रत्येक पंक्ति के ओडोमेंट्स से गुणा कर देंगे। तो थर्ड जो पंक्ति है, पंक्ति नंबर थर्ड विकल्प जो है, उसके अंदर जो कॉलम है वो थर्ड वाला कॉलम 6 ले लिया, तो फिर नीचे में भी 9 ही लेंगे, है ना। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ओडोमेंट्स के, 6 चौक 24 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, टोटल हो गया 60। 60 में अपन भाग दे देंगे टोटल ऑफ ओडोमेंट्स का, तो वो 8 का। तो 60 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 7.5 या 15/2 या 7.5 वैल्यू ऑफ गेम आएगा, यानी खेल का मान 7.5 आ जाएगा। तो ये जो तरीका है ये हमारा इसको हल करने के तरीके थे
ये हमने दो तरीके की प्रॉब्लम आज आपको डिस्कस की। एक तो 4/4 की टेबल ली और लॉ ऑफ डोमिनेंस से उसको कम किया। पहले वाली जो प्रॉब्लम थी वो एक पैराग्राफ के रूप में थी और इस पैराग्राफ से हमने एक टेबल फॉर्मेट की और उस टेबल के जो है वो अपने निर्धारित तरीके से उसका सॉल्यूशन किया है। अब देखिए आगे, ये जो पैराग्राफ वाली है आपकी बुक्स में, जो बुक है आपकी उसके अंदर आपको ये एग्जाम्पल में या आगे सवालों में इस तरीके के 2-4 सवाल आप जरूर करें, क्योंकि परीक्षा में इस तरीके के सवाल आते हैं जिसमें आपको टेबल बनी बनाई नहीं दे करके आपको गेम मैट्रिक्स बनानी पड़ती है। तो इसमें जैसे सिक्के वाला दे दिया, इसी तरीके से ये सिक्के का ही जैसे आपके और भी इसमें 2-3 एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिसमें कोई भी जो है वो दो तरीके के खिलाड़ी होते हैं, दोनों के पास में किसी विशेष प्रकार के डिवाइस या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट कुछ भी होता है और वो फिर चालें चलते हैं, तो उनका जोड़ माइनस प्लस कैसे भी है ना, तो वो इसी हिसाब से पैराग्राफ दिए होते हैं, तो उससे हम गेम मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर उसी तरीके से उसको हल करते हैं। ये हमने आज तक इस पार्ट 5 में गेम थ्योरी के जो है वो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसमें एक प्रॉब्लम इसमें और बची हुई है जिसको भी अपन टच करना चाहेंगे, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब टेबल आपकी 3x3 की टेबल हो, यानी टेबल चाहे वो 4x4 या 4x3 या 4x5 कितनी भी हो सकती है, 5x5, लेकिन उसको जब उसमें मिनिमैक्स मेथड से हल करते टाइम उसमें नहीं आता है सैडल पॉइंट, तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, उसके हर वैल्यू को जो है पंक्ति और रोज को अपन कट करते करते अपन 2/2 तक पहुंचते हैं। लेकिन मान लीजिए प्रक्रिया ये हुई, प्रोसेस ये हुई कि किसी भी तरीके से एवरेज से भी या देखने से भी वो 3/3 में रह जाता है उसकी वैल्यू, यानी वो 2 होती है, तब तो वो सब गेम हो जाता है। लेकिन अगर टेबल एग्जैक्टली 3x3 की बच जाती है, एग्जैक्टली अगर 3x3 की बच जाती है, तो फिर उससे नीचे हो ही नहीं रहा, उससे नीचे कोई लॉ ऑफ डोमिनेंस से कोई रो और कॉलम कट ही नहीं रहा है, तो फिर 3x3 की टेबल रह गई। तो अब ऐसी स्थिति में उसका सॉल्यूशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि ओडोमेट का तो कंडीशन हो गया, ओडोमेट का तो कंडीशन हो गया कि भाई वो टेबल 2x2 की होनी चाहिए। अब सब गेम वाली कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वो भी उसमें भी एक कम से कम खिलाड़ी को 2 विकल्प तो चाहिए, उसको दूसरे को 2 से अधिक हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, दोनों ही खिलाड़ियों को 3-3 विकल्प उपलब्ध रह जाते हैं, तो फिर देन वी अप्लाई द डिफरेंट मेथड, और उसका थोड़ा सा तरीका है वो अपन देखेंगे कि भी अगर ऐसी सिचुएशन बाय द वे आपके परीक्षा में भी आ जाए या आपको फेस करनी पड़ जाए, तो हम फिर उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।